मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आप जानते हैं इस समय हम स्टैटिस्टिक्स की बुक कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 6 डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से आज हमें T4 सीखना है, जिसमें हम सीखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस की कैसे निकाली जाती है। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे, तो वो हम आपको टिकिंग कराते हैं, उसके बाद उसका मेथड हम आपको सिखाते हैं, तो आप अपने बुक निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 टिकिंग करेंगे। आर्टिकल 1.6 नहीं करना है। एग्जाम्पल 16 डबल मार्क इंपॉर्टेंट, 17 इंपॉर्टेंट, 18 नहीं करना है। पेज नंबर 63 प्रॉब्लम 1 2 डबल मार्क, 3 इंपॉर्टेंट, 4 डबल मार्क, 5 इंपॉर्टेंट, 6 डबल मार्क, 7 डबल मार्क। एग्जाम्पल नंबर 7 प्रॉब्लम नंबर 7 पे 68 तक के क्वेश्चन आज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इनका मेथड हम आपको सिखाएंगे। एक बार स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। थर्ड पेपर इस समय कर रहे हैं, जिसमें 2 बुक्स हैं। डायनामिक्स स्टैटिक्स, डायनामिक्स की बुक हो चुकी है। स्टैटिक्स की बुक कर रहे हैं, जिसमें 6 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेंट्रोइड। ये वाला चैप्टर हम इस समय कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में एक कोई बॉडी आपको बताई जाती है और आपसे कहा जाता है उसका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालो, या बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट निकालो, या बोलेंगे सीजी के कोऑर्डिनेट निकालो। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है। जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी का मेथड लगाया जाता है। आर्क अगर है तो उसकी सीजी के लिए टाइप 1 की टेक्निक लगाई जाती है, जो सिखाई जा चुकी है आपको। एरिया का सीजी अगर निकालना है तो टाइप 2 की टेक्निक लगाते हैं, ये भी सीख चुके हैं। वॉल्यूम का सीजी निकालना है तो टाइप 3 की टेक्निक लगाते हैं, ये भी सीख चुके हैं। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको कि सरफेस का सीजी निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, तो टाइप 4 की टेक्निक निकालेंगे। इसी को कहते हैं सीजी ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। और ये ऐसे सभी क्वेश्चन 4 स्टेप्स में करने हैं, ये सारा काम करा जाता है। इन्हीं को थॉरोली आज हम समझेंगे, जिससे आप आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। उसको समझने के लिए, मेथड को समझने के लिए क्वेश्चन बोर्ड में लिखा है फाइंड सीजी ऑफ ए थिन राइट कोनिकल शेल ऑफ ए यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी। तो हमें सीजी निकालना है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चैप्टर में पहुंचे। कोनिकल शेल की बात कर रहे हैं या कोनिकल सरफेस की बात करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सरफेस की टेक्निक हम लगाने जा रहे हैं, यानी कि T4 का मेथड यूज करने जा रहे हैं। इसकी हेल्प से मेथड समझते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, लिख दीजिएगा फॉर फाइंडिंग द सीजी ऑफ ए सरफेस, for finding the CG of a surface on applying following method of centroid. On applying following method of centroid. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा T4, हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम बनाना है। तो जो आपसे लैंग्वेज कही गई है उसका डायग्राम बनाना है, तो हमें कोन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो लिखिएगा कंसीडर ए कोनिकल शेल of height h, let the semi-vertical angle is alpha. Consider the axis, consider the axis as shown in the figure. The
generating equation, the equation, जैसे the equation of generating curve, the equation of generating curve is y equals mx, y equals mx। डायग्राम बनाइए। डायग्राम बना दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 में हमें डायग्राम बनाना होता है और जेनेटिक कर्व का इक्वेशन लिखना होता है। तो आपको हमने पिछले लेक्चर्स में सिखाया है कि कोण में जेनेटिक कर्व ये इंक्लाइन लाइन होती है, इसी का इक्वेशन होता है y इक्वल mx। इक्वेशन नंबर 1 आ गया है, स्टेप 1 पूरा हो गया है। ध्यान से देखें और इस बात को समझें कि जब हम रिवोल्यूशन करते हैं, जब हम रोटेशन करते हैं, तो दो तरीके के रोटेशन होते हैं। जैसे एक ये है, हम बोलेंगे क्या है, बोलेंगे सर सर्किल है ये अपने आप में मैथमेटिकल अगर बात करें। सर्किल और भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे हम इसकी बात करें, बोलेंगे सर ये भी सर्किल है। दोनों सर्किल में डिफरेंस है, ये सर्कुलर रिंग है और ये सर्कुलर डिस्क कहलाती है। अगर ये रिवॉल्व करें अपने एक्सेस के चारों तरफ, अगर ये इधर से तेजी से रिवॉल्व करना शुरू कर देगा तो एक स्फीयर बन जाएगा। वो स्फीयर सॉलिड स्फीयर बनेगा क्योंकि डिस्क है। जब ये घूमेगा तो पूरा हिस्सा सरफेस के साथ साथ सॉलिड बनेगा, वॉल्यूम भी पूरा कवर करता चलेगा। अगर इसी ढंग से इसको रिवॉल्व करें एक्स एक्सिस के चारों तरफ, तो अंदर से खाली है तो केवल बाहर की सरफेस बनेगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर डिस्क रिवॉल्व करती है तो ऐसी स्थिति में सॉलिड स्फीयर बनता है, और अगर डिस्क ना रिवॉल्व करके रिंग के फॉर्म, वायर के फॉर्म पर बॉडी रिवॉल्व करे तो फिर ऐसी स्थिति में सरफेस बनता है। जैसे ये इलिप्स है हमारे पास, ये इलिप्टिक डिस्क है। इलिप्टिक डिस्क अगर चारों तरफ रिवॉल्व करेगी तो सॉलिड इलिप्सॉइड बनेगा। और इसी तरीके का अगर हम दूसरा इलिप्स एक और आपको दिखाते हैं, वो वायर की फॉर्म में है, ये भी इलिप्टिक डायग्राम है, ये भी इलिप्स है। और ये इलिप्स अगर रिवॉल्व करेगा, इस तरीके से रिवॉल्व करेगा तो अब भी इलिप्सॉइड बन रहा है, लेकिन अब की बार हॉलो बन रहा है। जब हॉलो बनता है तो उसे सरफेस कह देते हैं। यही डिफरेंस है T3 में और T4 में। अगर वॉल्यूम का सीजी निकालना है, सॉलिड का सीजी निकालना है तो टाइप 3 की टेक्निक से लगाते हैं, और अगर सरफेस का सीजी निकालना है तो टाइप 4 की टेक्निक लगाते हैं। कोण का सीजी हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको निकलवाया था, यही डायग्राम बनाया गया था, मगर ये पूरी तरह से अंदर खाली नहीं था, भरा हुआ था। तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम का या सॉलिड का सीजी निकालना है। आज सरफेस है, केवल बाउंड्री है, बाहर का पार्ट है, सरफेस है केवल, उसका सीजी निकालना है। तो ऐसी स्थिति में फार्मूला बदल जाएंगे और ये सब टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा हो गया है, डायग्राम बन गया है। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2। हेडिंग डाल दीजिएगा टू प्रिपेयर द फार्मूला। Prepare the formula. Let coordinates of CG of the body, let coordinates of CG of body are, ऐसे लिखिएगा ब्रैकेट में, x bar comma y bar। Then we have फॉर्मूला दीजिएगा। x बार का फॉर्मूला इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, और y बार का फॉर्मूला दीजिएगा इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, हर टाइप में इनका यूज करा जाता है। हर बार dm की वैल्यू बदलती चली जाती है। आर्क के केस में कुछ और होगा, एरिया के केस में कुछ और होगा, वॉल्यूम और सरफेस के केस में कुछ और होगा। सरफेस के केस में क्या होता है, उसके दो फार्मूले लिखे हुए हैं, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है डीएम की वैल्यू निकालने का। इसमें क्या करते हैं, कंसीडर ए रिंग, जैसे भी हमने आपको बताया इसमें रिंग बनती है विद सीजी एक्स कॉमा वाई। तो इसमें एक रिंग हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम डिस्क कंसीडर करते थे, आपको याद होगा टाइप 3 में, टाइप 1 टाइप 2 में हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर करते थे, इसमें रिंग कंसीडर करना पड़ेगा। तो लिख दीजिएगा कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस y।
radius y. Let the elementary arc is ds. Let elementary arc is ds. तो फॉर्मूले लिखवाए थे हमने, इसमें दोनों ds लिख दीजिएगा, ds है, इसमें ds कंसीडर करते हैं। dm का फॉर्मूला 2y ds, dm का फॉर्मूला 2x ds, और इस तरीके का डायग्राम में ये बना दीजिएगा। इसमें ये रिंग कंसीडर करी जाती है। इस रिंग की जो थिकनेस है वो ds मानी जाती है, और एक इसकी जो रेडियस है वो y के पैरेलल अगर मानी गई है तो y रेडियस मानी जाएगी, x के पैरेलल मानी गई है तो x रेडियस मानी जाएगी। तो ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर y है, दोनों अगर कंसीडर करेंगे तो 2y हो जाएगा। जैसे हमने पहले भी सिखाया, एक तरफ कंसीडर करेंगे तो y हो जाएगा। देखिएगा, द CG ऑफ रिंग, द CG ऑफ रिंग, जो रिंग मानी है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर होगा सर्किल का सेंटर, और सर्किल का सेंटर आप देख सकते हैं x एक्सिस पर आ रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स माने जाते हैं x, 0। लिख लीजिएगा x, 0। ये स्ट्रिप y के पैरेलल मानी गई है। जब रोटेशन x एक्सिस के चारों तरफ होता है तो y के पैरेलल मानी जाती है, जब y एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन होता है तो x एक्सिस के पैरेलल मानी जाती है। ये ध्यान से आप देख लीजिएगा। जैसे हमने अभी इलिप्सॉइड का एग्जांपल आपको दिया, इसमें दो तरीके के रोटेशन हो सकते हैं। अगर इस तरीके का रिवोल्यूशन होगा तो हम कहेंगे x एक्सिस के चारों तरफ रिवोल्यूशन हो रहा है, और अगर इस ढंग से रिवॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे y एक्सिस के चारों तरफ रिवोल्यूशन हो रहा है। अगर जो कोण बनाया जा रहा है वो x एक्सिस के चारों तरफ रिवोल्यूशन से, इस लाइन को चारों तरफ x एक्सिस के रिवॉल्व करेंगे तभी ये बॉडी बनेगी। अगर x एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करके बनाया जा रहा है तो इस स्थिति में रिंग y के पैरेलल मानी जाएगी, और y एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कोण इधर की जगह इधर बना दे तो इसी ढंग से y की जगह x आ जाएगा, और रिंग जो मानी जाएगी वो x के पैरेलल मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में जब y के पैरेलल आप रिंग मानते हैं तो dm के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और x एक्सिस के पैरेलल अगर आप मानते हैं तो dm के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लिख दीजिएगा, हियर रिंग इज पैरेलल टू y एक्सिस, रिंग इज पैरेलल टू y एक्सिस, so we have dm equals rho into 2 pi by ds, rho into 2 pi by ds। ये dm की पूरी वैल्यू है, रो कैंसिल हो जाता है इसलिए रो को छोड़ करके dm की वैल्यू केवल 2 pi by ds भी ले लेते हैं क्योंकि रो कैंसिल हो जाता है। कंप्लीट वैल्यू की बात करेंगे तो रो तो डेंसिटी है और ये एरिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास बन जाएगा, जैसे फिजिक्स में भी आप करते हैं। इसका नंबर डाल दीजिएगा 2 और इसका नंबर डाल दीजिएगा 3। लिख दीजिएगा वी हैव x बार इक्वल, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। x बार का फॉर्मूला भी आपने लिखा था, x और y की जगह cg के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे x0 और dm की वैल्यू आपके पास है रो 2 pi by ds अपॉन रो 2 pi by ds। रो कैंसिल कर दीजिएगा, 2 pi कैंसिल कर दीजिएगा, तो x बार का फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन x y ds अपॉन इंटीग्रेशन y ds। इक्वेशन नंबर 4, y बार का फॉर्मूला y की जगह 0 रख दो, dm की जगह रो 2 pi by ds इंटू रो 2 pi by ds। y बार की वैल्यू 0 आ गई है। इक्वेशन नंबर 5, ये दोनों फार्मूलाज आपके तैयार हो गए हैं x बार y बार के, इन्हीं के अकॉर्डिंग आगे की कैलकुलेशन करी जाती है। तो हैश लिख दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम में हैश दोनों वैल्यू लिख दीजिएगा। x बार का फॉर्मूला इंटीग्रेशन x y ds अपॉन इंटीग्रेशन y ds बन गया है और y बार का 0 बन गया है। इसका नंबर 6 डाल दीजिएगा, कंबाइंड नंबर 6, स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। आज की एक्सरसाइज में, पूरे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस में ये x बार y बार के फार्मूलाज हैं। बुक में ये डायरेक्ट लिखे हुए हैं, आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करके लेकर के आने हैं, डायग्राम बना करके कैलकुलेशन करके यहाँ तक लेकर आना है।
हम आगे के क्वेश्चन जो करेंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे, आपको हर क्वेश्चन में ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाना है। स्टेप नंबर 2 सेम है पूरे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में। अगला निकाल दीजिएगा स्टेप नंबर 3, निकाल दीजिएगा स्टेप नंबर 3 में टू फाइंड ds एंड x बार, टू फाइंड ds एंड x बार। अब हम पहले ds निकालेंगे और ds की वैल्यू इक्वेशन 6 में रख देंगे तो x बार निकल आएगा। तो लिखिएगा वी नो दैट बाय टाइप 1 फार्मूलाज, टाइप 1 फार्मूलाज। टाइप 1 जब हम आर्क वाली एक्सरसाइज आपको करा रहे थे तो वहां पर हमने डीएस के 5 फार्मूले आपको बताए थे, उनमें से कोई सा भी आज लगाना पड़ सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दो लगाए जाते हैं तो हमने दोनों लिख दिए हैं। तो जब क्वेश्चन में एक्स वाई आने लगे इक्वेशन में, जैसे ये आ रहा है तो कार्टेशियन का फॉर्मूला लगाया जाएगा, आर थीटा आने लगे तो पोलर का फॉर्मूला लगाया जाएगा, एक्स वाई टी आने लगे तो पैरामेट्रिक का फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो हम इसमें कार्टेशियन का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो डीएस का फॉर्मूला लिख दीजिएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस dy over dx whole square dx। यूजिंग 1, y की वैल्यू mx है तो dy over dx की वैल्यू m हो गई है। लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यूज इन 6, पुटिंग द वैल्यूज इन 6। इसमें रख दीजिएगा x बार की वैल्यू निकालनी है तो इंटीग्रेशन x, y की वैल्यू क्या है बेटा mx और ds की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर dx। डिनोमिनेटर में रख दीजिएगा y की वैल्यू mx, ds की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर dx। m कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर कैंसिल कर दीजिएगा। dx लिखा हुआ है तो लिमिट्स x की लिखनी पड़ेगी। आप डायग्राम देख सकते हैं, x के लिए एक ओ पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है, कोन की हाइट h मान रखी है तो इस एंड पॉइंट पर x की वैल्यू h है, यही x की लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख दीजिएगा dx है, x की लिमिट चाहिए तो 0 to h, 0 to h। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करते ही x बार का आंसर आ जाएगा, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो लिख दीजिएगा दिस इंप्लाइज दैट x बार इक्वल x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to h, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to h। जब 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, h रखेंगे तो h क्यूब बन जाएगा। तो लिख दीजिएगा h क्यूब अपॉन 3 h स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2h बाई 3 हमारे इस क्वेश्चन का x बार का आंसर हो गया। y बार का आंसर 0 है तो y बार निकालने की जरूरत नहीं है। अगर y बार नहीं निकलता तो इसी ढंग से y बार का जो फार्मूला तैयार होता वो हम स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन करके y बार निकाल लेते। तो लिख दीजिएगा आखिरी सेंटेंस, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ CG hence the coordinates of CG of conical shell are, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 2h by 3, 0, 2h by 3, 0। ये हमारा मेथड हो गया जिसमें मेन बात हमने आपको सिखाई ये दो फार्मूला, ये x बार y बार के फार्मूला पूरे एक्सरसाइज में लगभग सभी क्वेश्चन में यही आने हैं। जैसे भी हमने आपको बताया उसमें ये वाली कैलकुलेशन जो भी हमने आपको फार्मूला तैयार करने की सिखाई है वो करके दिखाना पड़ेगा, जबकि हम इसमें अब डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आपको मेथड सिखा दिया है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा पेज नंबर 63, RIB क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड center of gravity of
फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ zone, ZONE, zone of sphere. It is a new word for you. Find center of gravity of zone of sphere. निकाल दीजिएगा सॉल्यूशन. प्रेजेंटेशन लैंग्वेज यही सब रहनी है. लिख दीजिएगा यूजिंग D4 मेथड्स. निकाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1. निकाल दीजिएगा टू ड्रॉ द डायग्राम. दीजिएगा कंसीडर ए स्फीयर, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस a. कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस a. कंसीडर रेक्टेंगुलर एक्सिस. Consider rectangular axis as shown in the diagram. As shown in the diagram. Consider its zone. Consider its zone with parallel planes. With parallel planes at the distance A and B from the center. At the distance A and B from center. To find the CG of this zone. To find the CG of this zone. डायग्राम बनाइएगा. पिछले लेक्चर्स में हमने आपको सेगमेंट का कंसेप्ट सिखाया था. उसी तरीके का कंसेप्ट जोन का होता है. सेगमेंट सॉलिड स्फीयर में बनता है, जोन हॉलो स्फीयर में बनता है. बस यही चेंज है. अगर एक हॉलो स्फीयर लें और उसे दो पैरेलल प्लेन से स्फीयर को काट दें तो जो बचा हुआ पार्ट होगा, काटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट निकलेगा उसी को हम जोन कहते हैं. तो एक प्लेन तो ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ए दूरी पर है, एक प्लेन बी दूरी पर है. ये बीच का पार्ट जो निकला है यही जोन हमारा है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है, जिसका सीजी हमें कैलकुलेट करना है. डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2 टू प्रिपेयर द फार्मूला. स्टेप नंबर 2 डाल दीजिएगा टू प्रिपेयर द फार्मूला. ये जो डॉट डॉट करके दिखाया है ये वैक्यूम वैकेंट प्लेस है, इसमें एयर है और जो मटेरियल है वो केवल बाउंड्री पर है, केवल सरफेस पर है. तो लिख दीजिए एयर. डॉट डॉट जो करा गया है ये वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है. जो सरफेस है उतने पार्ट का सीजी हमें कैलकुलेट करना है. तो जितने पार्ट का सीजी हमें निकालना है उसमें डॉट डॉट कर दीजिएगा. वो एक तो ये वाले सरफेस आपकी हो गई, एक ये प्लेन वाली सरफेस हो गई, एक ये प्लेन वाली सरफेस हो गई और एक ये इधर की स्फीयर की सरफेस हो गई. इतने पार्ट का मटेरियल जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको कैलकुलेट करना है. तो फार्मूला लगाएंगे. लिख लीजिएगा वी नो दैट. दोनों फार्मूला लिख लीजिएगा एक्स बार वाई बार के. एक्स बार का फॉर्मूला लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एम. इंटीग्रेशन वाई बार का भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा वाई डी एम. लिख लीजिएगा एज इन अबव क्वेश्चन. जो अभी आपको सिखाया है मेथड, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में वही फार्मूला यूज हो रहे हैं, तो उसी को दोबारा से नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं. लिख लीजिएगा एक्स बार का फॉर्मूला आया था इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन वाई डी एस और वाई बार का 0. इसे 1 कह दीजिएगा, इसे 2 कह दीजिएगा. फॉर सर्किल, सर्किल के
रोटेशन से स्फीयर बनता है, तो सर्किल का इक्वेशन लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में इंक्लाइंड लाइन के रोटेशन से कोण बना था, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया था वाई इक्वल एम एक्स। तो अब ये लिखा जाएगा। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप 3। हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड ds एंड x बार। टू फाइंड ds एंड x बार। एक्स वाई वाला इक्वेशन है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसे यूज करने के लिए dy ओवर dx निकालना पड़ेगा, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। तो लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग 3। डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy ओवर dx, ए स्क्वायर का 0, तो dy ओवर dx निकल गया माइनस एक्स अपॉन वाई। लिख दीजिएगा यूजिंग ds का फॉर्मूला लिखें dy ओवर dx की वैल्यू रख दीजिएगा वाई स्क्वायर आंसर ले लीजिएगा। ऊपर बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ए स्क्वायर है, तो ds की वैल्यू आ गई a अपॉन वाई dx। ये ds की वैल्यू आ गई। इसकी हेल्प से x बार निकालना है। लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यूज इन 1 में वैल्यू रख दीजिएगा। वाई बार तो 0 आ गया, x बार और निकालना है। एक्स बार इक्वल इंटीग्रेशन एक्स वाई ds की वैल्यू रख दो a अपॉन वाई dx। डिनोमिनेटर में भी ds की वैल्यू रख दो a अपॉन वाई dx। ये ds की वैल्यू a अपॉन वाई dx रख दीजिएगा। ds की जगह दोनों ds की जगह, तो y से y कैंसिल हो गया और a ऊपर नीचे आ रहा, दोनों जगह वो भी कैंसिल हो गया। dx लिखा हुआ है, तो लिमिट्स x की लिखी जानी है, और x की लिमिट क्या मान रखी है हमने, a से लेके b तक। अब a का नाम a1 और b का नाम b1 रख दे रहे हैं, क्योंकि a हमने यहाँ रेडियस में यूज कर लिया है। तो रख दीजिएगा वैल्यूज लिमिट में a1 से लेके b1 तक, a1 से लेके b1 तक। x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रख दीजिएगा, तो b1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट रखेंगे तो b1 माइनस a1, तो फाइनल आंसर आ गया a1 प्लस b1 बाई 2। तो x बार का आंसर आ गया a1 प्लस b1 बाई 2। लिख लीजिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ CGR ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x कोऑर्डिनेट तो है a1 प्लस b1 अपॉन 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट है 0, a1 प्लस b1 अपॉन 2 कॉमा 0। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि a1 प्लस b1 बाई 2 इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे आ जाएगी। इसी ढंग से, इसी वजह से इसे कह देते हैं कि ये बाइसेक्ट करता है। एग्जाम में ये भी लिखा हुआ आ जाता है। तो लिख दीजिएगा आखिरी सेंटेंस, हेंस द रिक्वायर्ड CG bisects the height of zone। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ये भी लैंग्वेज एग्जाम में कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाती है, तब भी करना यही सब काम है, बस आखिरी में एक सेंटेंस और बढ़ जाता है। आज की एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पोलर फॉर्म के हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कैलकुलेशन करते समय। वो क्या चेंज होगा उसकी प्रैक्टिस और आपको करानी है, तब आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा पोलर फॉर्म मेथड। पोलर फॉर्म मेथड RIP
क्वेश्चन है, पिछले साल यूनिवर्सिटी में आया है 2019 में, पेज नंबर 65। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस formed by the revolution of the surface formed by the revolution of the curve formed by revolution of the curve। ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा, r equals a into 1 plus cos theta about its axis, about its axis। सरफेस का क्वेश्चन है तो T4 की टेक्निक लगाएंगे, तो हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, लिख दीजिएगा यूजिंग T4 मेथड्स। यूजिंग T4 मेथड्स। T4 का मेथड लगाने जा रहे हैं क्योंकि सरफेस की बात करिए। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1, डायग्राम इसका बनाना है। हेडिंग डाल दीजिएगा टू ड्रॉ द डायग्राम, टू ड्रॉ द डायग्राम। आप जानते हैं इस कर्व को केसी फर्स्ट में सिखाया गया है, कार्डियोइड है, तो कार्डियोइड का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो लिख दीजिएगा द गिवन कर्व इज कार्डियोइड इन पोलर फॉर्म, द गिवन कर्व इज कार्डियोइड इन पोलर फॉर्म। टू कंसीडर द रेक्टेंगुलर एक्सिस, consider the rectangular axis and draw the cardioid। बना दीजिएगा, एक्स एक्सिस बनाए, वाई एक्सिस बनाए और कार्डियोइड बना दीजिएगा। सरफेस है, जैसे अभी हमने आपको सिखाया, जैसे इलिप्स के रिवोल्यूशन से इलिप्सोइड बन जाता है, इसी ढंग से कार्डियोइड कर्व को रिवोल्यूशन से जो सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस वाला जो पार्ट है उसका सीजी हमें निकालना है। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2, हेडिंग डाल दीजिएगा टू प्रिपेयर द फार्मूला, टू प्रिपेयर द फार्मूला। कंसीडर ए रिंग, एक्स एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करा गया है तो वाई के पैरेलल स्ट्रिप माननी है। अगर वाई एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करते तो एक्स के पैरेलल स्ट्रिप मानते। तो लीजिएगा कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस वाई, उसी तरीके की रिंग माननी है। कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस वाई, बना दिए डायग्राम में एक रिंग बना दें, इसका रेडियस y है, थिकनेस ds मानी जाती है क्योंकि ऊपर से एक कर्व की फॉर्म में है। लीजिएगा CG ऑफ रिंग x0, dm की वैल्यू रो इंटू 2 पाई बाई ds। एक्स बार इक्वल इंटीग्रेशन एक्स, dm की वैल्यू रख दीजिएगा तो एक्स बाई ds अपॉन इंटीग्रेशन y ds, y बार 0। क्योंकि जो रिंग है उसका जो CG का कोऑर्डिनेट है वो x0 होगा, जैसा भी सिखाया हमने आपको। तो जब y बार आप निकालेंगे तो वो y कोऑर्डिनेट 0 होने की वजह से 0 बन जाएगा, x बार रह गया। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप 3, टू फाइंड ds एंड x बार। टू फाइंड ds एंड x बार।
आर थीटा का सवाल है तो आर थीटा की टेक्निक यूज करेंगे। लिख लीजिएगा डी एस का फॉर्मूला स्क्वायर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ए साइन थीटा आ जाएगा। ए कॉमन निकाल दीजिएगा, स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, एक 1 ऑलरेडी है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बन गया। ds की वैल्यू निकालने के टोटल 3 मेथड हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कार्टेशियन के पोलर के हैं। हमने तीनों मेथड के फॉर्मूलाज आपको सिखाए हैं। जब आर्क वाली एक्सरसाइज हमने करी थी, जिस दिन ये चैप्टर शुरू करा था, वो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आर थीटा में क्वेश्चन है तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लगाया गया है अंडर रूट में आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा, तो ये साइन थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाला, स्क्वायर रूट के बाहर निकल के ए रह गया, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर बना दिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 बन गया, एक 1 ऑलरेडी है तो 2 बन गया, 2 कॉमन निकाल दीजिएगा, ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डी एस का वैल्यू आ गई 2a cos थीटा बाई 2 डी थीटा। स्टेप नंबर 3 में एक तो हमें ds निकालना है, एक x बार निकालना है। x बार ही आंसर बनेगा। ds निकालने के लिए हमने आपको पूरा प्रोसेस सिखा दिया है। ये ds की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख के इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते ही x बार आ जाएगा। जैसे अभी हमने सीखे इंटीग्रेशन, उसी तरीके के इंटीग्रेशंस हैं 12th लेवल के। लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। Putting the value in equation number 2, we have x bar equal पोलर फॉर्म के क्वेश्चन में एक और चेंज करना है, वो ये है इसमें एक्स वाई आते हैं तो इन्हें पोलर फॉर्म में आपको बदलना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू रख दीजिएगा आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू रख दीजिएगा आर साइन थीटा, ds की वैल्यू भी निकाली है, ds की वैल्यू रख दीजिएगा 2a cos थीटा बाई 2 d थीटा, y की वैल्यू रख दीजिएगा r sin थीटा, ds की वैल्यू रख दीजिएगा 2a cos थीटा बाई 2 d थीटा। d थीटा आ गया है, थीटा की लिमिट रखनी पड़ेगी और आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम इसी वजह से बनाए जाते हैं, थीटा की लिमिट है 0 से लेकर पाई तक। कार्डियोइड के लिए थीटा की लिमिट 0 से पाई तक होती है। 2a कांस्टेंट है, 2a कैंसिल कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा cos थीटा बाई 2 कैंसिल नहीं हो सकता, ना ही r कैंसिल हो सकता है। r की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, लिख दीजिएगा यूजिंग 1। लास्ट ईयर आया है क्वेश्चन बेटा, लिख दीजिएगा यूजिंग 1 से वैल्यू रख दीजिएगा तो x बार का आंसर आ गया इंटीग्रेशन 0 to पाई आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। डिनोमिनेटर में भी आर की वैल्यू रख दीजिएगा ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा ऐसे ही, कॉस थीटा बाई 2 ऐसे ही, डी थीटा। प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, 9th क्लास में पढ़ा था आपने, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देखें सब जगह थीटा बाई 2 आ रहा, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, लिख लीजिएगा कंसीडर थीटा बाई 2 इक्वल्स टी, ये रख देंगे आप थीटा बाई 2 की जगह टी, तो डी थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 2 dt।
देखें ध्यान से, जैसे आप थीटा बाई 2 की जगह टी रखेंगे तो नई लिमिट डी टी की वजह से टी की बनेगी, तो टी की लिमिट क्या बनेगी, 0 रखेंगे तो 0, पाई रखेंगे तो पाई बाई 2, तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 बन जाएगी ना आपकी, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 तो गामा फंक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, तो गामा फंक्शन फॉर्मूला लगा दिया आपका आंसर आ जाएगा। बोल दीजिएगा, देन अप्लाई गामा फंक्शन फार्मूला। देन अप्लाई गामा फंक्शन फार्मूला। ये आपका मेथड हो गया। तीन तरीके के मेथड है, तीनों हमने आपको थॉरोली सब समझा दिया है कि किस ढंग से करना है। सरफेस का सीजी निकालने का प्रोसेस पूरा हो जाता है। कल हम आपको टाइप 5 सिखाएंगे, तो आप इसके आज प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।